नमस्कार, मेरे अरुणाचल के इस श्रृंखला का ये आखिरी एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, तो प्लीज़ जाकर के आप एपिसोड 1 से इस पूरे सीरीज़ का आनंद लें। और चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये यात्रा बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। बना हुआ खाना रेडी है, सार्डिन्स है और ये है मैगी। आज निकलना है हमें बमदिला से और काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना है, अराउंड 290 किलोमीटर्स का। तो आज का राइड भी काफ़ी लंबा होने वाला है और अरुणाचल का जो ये पूरा ट्रिप था बहुत ही मज़ेदार था। तो अब ये एंड पे आ रहा है तो थोड़ा सा मन भारी भी हो रहा है कि इतने अच्छे जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बट आप किसी भी ट्रिप में जाते हो तो ये एक पॉइंट आपके ट्रिप में आता ही है जब आपको रियलाइज़ होता है कि अब आप वापस से अपने लाइफ में जा रहे हो। ओके, तो अब हम लोग निकल चुके हैं बोमदिला से और आज काफ़ी सनी डे है। सुबह सुबह मैं निकला था और सुबह के शॉट्स तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अभी 8 बज चुका है, अभी हम लोग बोमदिला से निकल रहे हैं। कल रात में मैं यहीं पे आया था और यहाँ पे नीचे हम लोग मार्केट की तरफ गए थे। वो भी अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक लोकल की तरह जा करके शॉपिंग वॉपिंग करना और रॉ मटेरियल्स लेके आना। खाना वाना बनाया था। इफ़ इट इज़ टू फार देन विल गो बैक। तो अभी हम लोगों को पेट्रोल पंप ढूंढना है क्योंकि इसमें पेट्रोल बहुत कम हो रखा है। ये बहुत दूर तक तो नहीं जा पाएगा। कम से कम भैरवकुंडा तक जाने के लिए, सेफली जाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 साढ़े 6 लीटर के आसपास है। रास्ते में कुछ एक ऐसे भी घर मिले जिसे लोगों ने टीन के परतों से यानी कि टीन के शीट से बनाया था। और इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से इसे पेंट कर रखा था। तो ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं बोमदिला से निकला तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रास्तों में दिखाई दिए। इनमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि बहुत दूर का सफ़र तय करते हैं और रोज़ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। थोड़ी दूर में एक ऐसी जगह आई जहाँ से रास्ते थोड़े से ख़राब हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर रोड की ढाल कितनी ज़्यादा तिरछी है और यहाँ पर काफ़ी संभल के गाड़ी चलाना पड़ता है, ख़ास तौर पे तब जब आप डबल लोड हो और आपके साथ में बहुत सारा सामान भी हो। लेकिन एक बात की सहूलियत भी थी कि हमारे बाइक में ABS लगा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल और कंकड़ है और कितनी ज़्यादा तिरछी ढलान है। यहाँ पर अगर जिन गाड़ियों में ABS ना हो वहाँ पर अगर आप ब्रेक मारते हो तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्किड करने लगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा धूल है और जो यहाँ की सड़कों की परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो यहाँ का हाईवे है वो अभी बनाया जा रहा है। तो इसी कारण से आपको यहाँ के रोड इतने ज़्यादा टूटे फूटे दिखेंगे और काफ़ी दूर तक हाईवे का निर्माण हो चुका है, कुछ दूर यह निर्माण बाकी है। एक बार यह पूरा का पूरा रोड बन जाए उसके बाद आप गुवाहाटी से बहुत ही कम समय में बोमदिला तक का सफ़र तय कर सकते हैं। Just ask them.
भैरव कुंडा के लिए यही है क्या? भैरव कुंडा, अच्छा ओके, आस्क देम। भैरव कुंडा के लिए यही है, अच्छा। Way to Kalakhang, Orang and Guwahati. ये देखिए गुवाहाटी 312 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर पूरा रॉक है कि यहाँ से ये रोड, क्या सुंदर सा ये रोड है। और ये पूरे पहाड़, वहाँ पर जहाँ पे पत्थर तोड़ा गया है वहाँ पर एक जाली बिछा दी गई है, और उस जाली को बीच बीच में जो बड़े बड़े रिवेट्स या नेल्स होते हैं उससे उसको फैशन किया जाता, ताकि उसमें से बड़े रॉक्स गिर करके नीचे ना आ जाए जब लोग जा रहे होते हैं। नीचे से बहती हुई नदी है जो आगे की तरफ बढ़ रही है, यही वो नदी है जिसको हम लोग क्रॉस किए थे। ये जो पूरा ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है, मानसून के टाइम पे पूरा यहाँ पे हरा हो जाता होगा। बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ कुछ पेड़ हैं, और बस यही है यहाँ का। चलते हैं इससे आगे। ये छोटा सा सेक्शन है जहाँ रोड अच्छा है, इसके बाद फिर से रोड गड़बड़ होने वाला है। हम लोगों ने पहले से एक योजना बना रखी थी कि शेरगांव के पास में एक मेगालिथिक साइट है, वहाँ पर हमें जाना है। तो जैसे ही हम लोग शेरगांव क्रॉस किए उसके बाद से जीपीएस में मृगांका ने देखना शुरू कर दिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ दूर नीचे गए जहाँ पर ये साइट बना हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं उस दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। हमारे इस छोटे से ट्रैक में स्वागत किया लाल रंग से घिरे हुए रोडोडेंड्रॉन के पेड़ों ने। ये देखिए ये हमें क्या मिला है, ये पाइन पेड़ का जो कोन होता है, इसको एज अ मेमोरी मैं यहाँ से ले जाने का सोच रहा हूँ। काफ़ी सुंदर लगता है घर पे, आप इसको सजा सकते हो। तो अभी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये वहाँ का मेगालिथिक साइट है। एक बार जब इस गांव पर आक्रमण हुआ था तो यहाँ के लोगों ने बहुत ही सूझबूझ से अपने इस छोटे से गांव को बचाया था। इस साइट के पीछे की जो हिस्ट्री है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक धारा चली आ रही थी जो किसी छोटे से नदी की धारा थी। इसी नदी के किनारे हम लोग कुछ देर बैठे और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का हम लोगों ने आनंद लिया। कलकल करती पहाड़ी नदियों का शोर अपने आप में बहुत ही मधुर होता है और इनका जल बहुत ही ठंडा और बहुत ही मीठा होता है। और इन फूलों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे बसंत के हर्ष उल्लास में खिली हुई ये फूलें से कह रही हों कि प्लीज़ मत जाओ और यहाँ कुछ देर और रुक जाओ। लेकिन देखते ही देखते 1 डेढ़ घंटा हम लोगों ने वहाँ पर बिता दिया था और अब वक्त हो चला था वापस जाने का। कुछ जगहों पर हमें जलते हुए जंगल भी दिखाई दिए जिन्हें देखकर लगा कि शायद इन्हें जानबूझकर जलाया गया हो। तो इस तरह से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन किसी कारणवश इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार ऐसे आग मीलों तक फैलते चले जाते हैं। जब हम लोग कलाकथांग पहुँचे तो वहाँ पर भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से हम लोग कुछ देर वहाँ पर रुक गए। बाइक में भी कुछ समस्याएं आ चुकी थी जिसके इलाज के लिए हम लोग सोचे कि कलाकथांग के अंदर चलते हैं, कुछ खा पी लेंगे, बाइक भी दिखा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कलाकथांग में भी बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी और रोड पूरा धूल से भर रहा था। लेकिन वहाँ पर भी बाइक के प्रॉब्लम्स की कोई सल्यूशन हमें नहीं मिल पाई, तो हम लोगों ने अपनी यात्रा को वहाँ से फिर से जारी रखा। ये देखिए अद्भुत नज़ारा है और पहले दिन जैसे हमें दिखा था वैसे ही फिर से दिख रहा है। ये जैसे जैसे हम लोग पहाड़ से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है। जो तलहटी के पहाड़ होते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और बारिश वगैरह भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। बारिश का जो पानी ऊपर से आता है वो भी ज़्यादा कलेक्ट होता है, तो यहाँ का तापमान रहता है, तापमान भी थोड़ा ज़्यादा रहता है ऊपर से। यही कारण है कि यहाँ पर आपको इतने तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के आपको पेड़ वेड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।
एक बार और हम लोगों ने खाने के लिए एक जगह पर बाइक रोकी और उसके बाद वहाँ के आसपास के दृश्यों का आनंद लिया। और फिर देखते ही देखते हम लोगों ने अरुणाचल का बॉर्डर क्रॉस किया और बलेमू पहुंच आए। बलेमू एक आखिरी गांव है जो कि अरुणाचल के अंदर पड़ता है और उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। फिर वहां से कुछ ही घंटों में हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके थे। नाक को मुंह ढककर अपना मास्क और फेस शील्ड पहने रखें। अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें। अपने सीट पर बैठे रहें। विमान को चलाते सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर रुका हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक झलक उस सनसेट का दिखा दूँ। तो इसी के साथ मेरी इस अरुणाचल यात्रा की पूरी श्रृंखला समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे और भी नए कंटेंट्स के साथ मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।